अभी तक हमने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जाना और समझा। अब हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यह एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें इंफ्रारेड रीजन में कोई भी मॉलिक्यूल जो है वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनमें कंपन उत्पन्न होता है और वह जो वाइब्रेशंस हैं वह हमें एक रिकॉर्डिंग के रूप में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, जिसका कारण अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के मध्य विभिन्न प्रकार के कंपन हैं। तो हम यह देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। इंफ्रारेड रीजन में एनर्जी बहुत लोअर होती है, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत लोअर होती है और लैम्डा का मान बहुत अधिक होता है। यह लैम्डा का जो मान है वह हम ज्ञात करते हैं, उसको लैम्डा जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव नंबर के। वेव नंबर की टर्म्स में हम स्पेक्ट्रा में हमारे पास जो स्केल आता है वह वेव नंबर म्यू बार से हम डिनोट करते हैं और इसकी रेंज हमारे पास लगभग 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर की रेंज 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। इस रेंज में हमारे पास पीक्स प्राप्त होती हैं स्पेक्ट्रा के रूप में, जिसका एनालिसिस हम इस चैप्टर में करना सीखेंगे। तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस के द्वारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एनालाइज करना या किसी भी अणु की संरचना को ज्ञात करना, यह आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें यह अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो हैं वह किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल हैं आईआर एब्जॉर्प्शन के लिए। ये कितने प्रकार के होते हैं यह हम देखते हैं। एक अणु में मान लीजिए 3 परमाणु हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या H2O, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मीथेन सबसे छोटा जो हमारा मॉलिक्यूल है वह मीथेन है और मीथेन के H को रिप्लेस करके अगर हम R कोई भी और ग्रुप मीथेन से इथेन बनाते हैं या उस पर हम एल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल या कोई भी और फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उस अणु की संरचना को हम ज्ञात कर सकते हैं। वह जो भी अणु है उसके अंदर जो भी परमाणु है वह आपस में बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी उनके बीच में कोवेलेंट सहसंयोजक बंध होता है। तो हम देख सकते हैं एक अणु की संरचना कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कार्बन है तो उसके एक ओर एक ऑक्सीजन है, दूसरी ओर दूसरा ऑक्सीजन है और यह एक रेखीय अणु है। तो रेखीय अणु या अरेखीय अणु, लीनियर या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की संरचनाएं जो हैं उनमें किस प्रकार से वाइब्रेशन हो सकता है? वह वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग हो सकता है, यानी तनन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वह स्ट्रेच कर सकते हैं हम या कॉम्प्रेस कर सकते हैं। स्प्रिंग की तरह उसे हम खींच सकते हैं या दबा सकते हैं। इस तरह के कंपन वहाँ पर उत्पन्न होते हैं जिनको हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। यह स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी आगे 2 तरह के हो सकते हैं, यह सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस का अर्थ क्या हो गया कि जब यह दोनों ही अणु यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो परमाणु हैं जो कार्बन पर लगे हैं वह दोनों समान दिशा के अंदर, ऑपोजिट दिशा के अंदर अगर मूव करते हैं तो जैसा कि एरो में हमें बताया गया है, एक ऑक्सीजन भी कार्बन की ओर कॉम्प्रेस हो रहा है और दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन की ओर कॉम्प्रेस हो रहा है, तो ऐसे में मॉलिक्यूल में सममित कंपन होंगे, यानी सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस आएंगे। या दूसरे तरह से वह ऑक्सीजन कार्बन से दूर जा रहा है, यानी तनन उसमें स्ट्रेच कर रहे हैं हम, और
दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन से दूर जा रहा है, दोनों समान रूप से दूर जा रहे हैं, तो भी हमारा जो मॉलिक्यूल है वह सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देगा। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, यानी एक ऑक्सीजन कार्बन की ओर जा रहा है और दूसरा ऑक्सीजन कार्बन से दूर जा रहा है। दिशाएं ऑपोजिट हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जो तनन हो रहा है वह उस परमाणु, उस अणु को एसिमेट्रिक करता है, असममित। तो बेंडिंग जो स्ट्रेचिंग है वह दो प्रकार का हो गया, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी हो सकता है CO2, और यह CH2 के लिए भी हो सकता है, यानी मिथाइलिन का मॉलिक्यूल, यानी उस पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जो कि हमारे सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाएंगे आगे जब हम देखेंगे। तो दूसरी प्रकार का जो हमारा वाइब्रेशन है वह है बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन का अर्थ है बेंड होना, स्ट्रेच होने का अर्थ है खींचना या तनन देना। बेंडिंग का है बंकन, बंकन का अर्थ है झुकना, नीचे या ऊपर। हम इसे भी अभी दो भागों में विभक्त करते हैं। इन प्लेन यानी XY जो भी हमारा प्लेन है उसी के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वह होंगे, और दूसरे वाइब्रेशंस हैं आउट ऑफ द प्लेन, यानी जो भी प्लेन है XY का उसे छोड़कर उसके ऊपर या नीचे। हम आगे मॉलिक्यूल की कल्पना करते हैं, फिर हम मॉलिक्यूल का एक भाग लेते हैं CH2 यानी मिथाइलिन, जो कि सभी कार्बनिक अणुओं के अंदर एक मोइटी होती है मिथाइलिन। यानी जैसे हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में 4 H हैं, उन 4 H में से 2 H तो CH2 मिथाइलिन बना, और 2 H पर हम R और R डैश कोई भी और फंक्शनल ग्रुप या लंबी की कार्बन चेन या CO2 ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कोई भी और क्रियात्मक समूह हम इस पर लगा सकते हैं। तो CH2 जो है उसकी अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस हो सकती हैं, जिन्हें हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यदि कैंची के 2 फाल की तरह यह दोनों H कार्बन की ओर आते हैं, जो कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि यह एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा, रेखीय नहीं है, अरेखीय अणु की बात कर रहे हैं हम, और उस अरेखीय अणु के अंदर जो हाइड्रोजन्स हैं वह हाइड्रोजन एक दूसरे की ओर आते हैं, जैसे कैंची के 2 फाल बंद करने पर एक दूसरे की ओर आते हैं। तो ऐसे कंपनों को हम कहते हैं सिजरिंग, इसको कहते हैं सिजरिंग। वह दोनों फाल एक दूसरे की ओर भी आ सकते हैं दोनों हाइड्रोजन, और एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, जैसा कि हमें चित्र में सिजरिंग वाले उदाहरण में दिखाई दे रहा है। दूसरा जो वाइब्रेशन संभव है इन प्लेन, इसमें प्लेन नहीं बदल रहा है हाइड्रोजन्स का, दोनों सेम प्लेन में है, यानी XY प्लेन में ही इनका मूवमेंट है। रॉकिंग, रॉकिंग में दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में अगर रॉक जाते हैं या वो उसके ऑपोजिट दिशा में जाते हैं तो यह भी इन प्लेन बेंडिंग कहलाता है। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है उसके जो दोनों हाइड्रोजन उस पर लगे हैं वह दोनों ही या तो नीचे की दिशा में मूव करें या ऊपर की दिशा में मूव करें, यानी एक साथ नीचे या एक साथ ऊपर, आउट ऑफ द प्लेन। XY जो प्लेन है, यानी इस पेपर के प्लेन के नीचे की दिशा में भी बेंड कर सकते हैं दोनों समान, और ऊपर की दिशा में भी बेंड कर सकते हैं। अगर दोनों की दिशाएं समान हैं मूवमेंट की तो ऐसे बेंडिंग को हम वैगिंग कहते हैं। इसी प्रकार अगर यह दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट, यानी एक हाइड्रोजन अगर ऊपर की दिशा में जा रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन नीचे की दिशा में जाए, इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन यदि ऊपर की दिशा में जा रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन नीचे की दिशा में जाए, तो ऐसे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों हाइड्रोजन मूव करते हैं उसको हम कहते हैं ट्विस्ट, ट्विस्ट होना, ट्विस्टिंग। तो ऐसा जो बेंडिंग है वह ट्विस्टिंग कहलाता है। तो हमें समझ में आ गया कि अलग अलग प्रकार से संभावनाएं बनती हैं किसी भी अणु में लगे हुए परमाणुओं के कंपन के लिए, और यही कंपन
जो उसमें अलग अलग प्रकार से कंपित होते हैं, ये हमें IR स्पेक्ट्रा देते हैं। और इसीलिए कोई भी एक अणु दूसरे अणु जैसा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि उसके लिए जो भी कंपन है वह अलग अलग होती हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्बन और उसके आसपास का वातावरण हर अणु में अलग अलग होता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम अगर और समझते हैं तो हुक्स लॉ, यानी ये किस पर निर्धारित है, जैसे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी लैम्बर्ट्स बियर्ड्स लॉ पर आधारित था, उसी प्रकार यह हुक्स लॉ पर आधारित होता है। और इसमें जो वेव नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास स्पेक्ट्रा में यूनिट आती है, वह वेव नंबर जो है वो, उसके लिए फॉर्मूला हमें दिया गया है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/2πc अंडर रूट फंक्शन ऑफ रिड्यूस्ड मास। और रिड्यूस्ड मास क्या है, m1 और m2 क्या है, एक बॉन्ड के दोनों तरफ लगे हुए परमाणु, उनका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास, मास ऑफ द एटम्स। m1 जैसे हम ऊपर देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो m1 इज कार्बन एंड m2 इज हाइड्रोजन, तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 होल अंडर रूट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बॉन्ड के दोनों तरफ अगर परमाणु बदल जाते हैं, यानी कार्बन के साथ कार्बन का बंध है तो भी अलग हो जाएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो अलग हो जाएगा, कार्बन के साथ यदि नाइट्रोजन लगा है तो भी अलग हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि दोनों m1 और m2 का मान क्या है, वह कौन से परमाणु हैं। जैसे ही परमाणु बदलता है बंध के दोनों तरफ, वैसे ही वाइब्रेशन बदल जाता है। तो हुक्स लॉ बताता है कि m1 और m2 की वैल्यू चेंज होते ही IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर का मान बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वेव नंबर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट रिड्यूस्ड मास के। इनके अर्थ हमें समझ में आने चाहिए और फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। इनको हम उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच का बंध है, यह बंध अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमें जो वेव नंबर मिलता है वह वेव नंबर 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पर है। सी डबल बॉन्ड सी, अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम समझ सकते हैं कि दोनों को वाइब्रेट करने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ज़्यादा ऊर्जा का अर्थ है अधिक वेव नंबर। तो वेव नंबर अगर बढ़ जाता है तो हमें जो मान है वो 1650 सेंटीमीटर इनवर्स मिलता है। इसी प्रकार कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध उत्पन्न होने पर, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड से वो बॉन्डेड हैं, तो हमें और भी टाइटली बॉन्डेड कार्बन होते हैं तो हमें और अधिक ऊर्जा देनी होगी, यानी वेव नंबर का मान और बढ़ जाएगा और हमारे पास वेव नंबर 2200 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। यह एक उदाहरण है जो यह बताता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इंक्रीज होने पर वेव नंबर इंक्रीज होता है, m1 और m2 का मान बदलने पर वेव नंबर बदल जाता है, इंटेंसिटी और पोजीशन जो है वो स्पेक्ट्रा में बदल जाती है। तो ये सारे उदाहरण हमें बताते हैं कि IR स्पेक्ट्रा कितना इम्पॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं C बॉन्ड C, C बॉन्ड O, C बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O। बॉन्ड्स के दोनों तरफ परमाणुओं के बदलने पर उनका परमाणु भार बदलता है और यह परमाणु भार बदलने पर वेव नंबर बदल जाता है। वेव नंबर के बदलते ही IR स्पेक्ट्रा में पोजीशन और इंटेंसिटी बदल जाती है और एक अणु दूसरे अणु से पृथक स्पेक्ट्रा देता है। यही IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की इम्पॉर्टेंट भूमिका है। किसी भी अणु की संरचना को ज्ञात करने में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अत्यधिक इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी।